भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने रहे हैं। हालिया समय तक भारत के हथियार भंडार पर रूस का कब्जा भी रहा है, लेकिन समय के साथ रूस के साथ डिफेंस संबंध को लेकर भारत ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। रूस अभी भी भारत को अपनी अगली पीढ़ी के फाइटर जेट SU-57 के लिए सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का वादा कर रहा है। भारत के रक्षा सचिव RK सिंह ने संकेत दिए हैं कि भारत तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए दोस्त देश के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए गंभीरता दिखा रहा है, जिसके बाद कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो दोस्त देश रूस ही हो सकता है। हालांकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो रूस है तो क्या भारत को रूस के वादों पर आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए? INS विक्रमादित्य का अनुभव काफी परेशान करने वाला रहा है। रूस ने भारत को बार बार SU-57 का ऑफर दिया है। SU-57 स्टील फाइटर जेट को मॉस्को दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में गिनता है। रूस दावा करता है कि SU-57 एक 2 इंजन वाला मल्टी रोल स्टेल्थ है, जो सुपरसोनिक स्पीड, एडवांस एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर क्षमताओं से लैस है। भारत पहले भी इस जेट में दिलचस्पी दिखा चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी और साझेदारी के विवादों के चलते बात आगे नहीं बढ़ सकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत एक वक्त इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन फिर भारत इस जेट की कमजोर क्षमताओं को देखकर प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया था। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर भारत फिर से वही प्लेटफॉर्म क्यों खरीदे जिसे कमजोर बताकर खुद उससे मुंह फेर लिया हो। भारत को SU-57 पर कोई करार करने से पहले रूस के साथ INS विक्रमादित्य परियोजना के दौरान हुई परेशानियों के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिसे रूस से हासिल करने में भारत को न सिर्फ एक दशक से ज्यादा का वक्त लगा, बल्कि प्रोजेक्ट की लागत भी 2 गुनी से ज्यादा बढ़ गई। साल 2004 में भारत ने रूस के पुराने एयरक्राफ्ट एडमिरल्स गोरस्कोव को खरीदने और उसे आधुनिक बनाने के लिए सौदा किया। इस प्रोजेक्ट के लिए मूल डील करीब 947 मिलियन डॉलर की थी, लेकिन डिलीवरी 5 साल लेट हुई और लागत बढ़कर 2.35 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। पत्रकार शिव अरोर की इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा था कि बहुत परेशान किया है। 45,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 16 नवंबर 2013 को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जो बाद से लगभग 5 साल बाद की देरी थी। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले भारतीय अधिकारियों और कर्मियों के मुताबिक रूसी ने हर सवाल का जवाब यही कहकर दिया, एटा सीक्रेट, यानी ये सीक्रेट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर रूस के सेवेरोडोनेट्स्क के ठंडे तटों पर कई साल बिताने वाले भारतीय अधिकारियों के लिए रूस के साथ काम करने का अनुभव काफी ज्यादा खराब था। रूसियों ने इस दौरान टाल मोटाल की नीति अपनाई थी। वो हर टेक्नोलॉजी के सवाल को टाल देते थे, और जब समुद्री परीक्षण चल रहा था तो उस दौरान भी रूसी अधिकारी ने ज्यादा मदद नहीं की थी। 19,500 मील की ट्रायल यात्रा के दौरान कोमोडोर सूरज वेरी को सिर्फ 1,700 मील के लिए ही कमांड दी गई थी, जबकि वो कमांडिंग ऑफिसर थे। इस दौरान रूसी लगातार अपनी भाषा में बात करते थे ताकि भारतीय अधिकारी न समझ पाए। भारतीय अधिकारियों के सवाल को स्थानीय रूसी भाषा में ही जवाब देते थे। यानी अब हम कह सकते हैं कि रूस को SU-57 का सोर्स कोड देने का वादा बहुत बड़ा छलावा भी हो सकता है। भारतीय अधिकारियों ने इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें सेवेरोडोनेट्स्क में काफी परेशान किया गया। इसीलिए रूस अगर वास्तव में सोर्स कोड देने के लिए तैयार होता है तो क्या INS विक्रमादित्य की रिफिटिंग प्रक्रिया में भारतीय इंजीनियरों को बार बार जानकारी मांगनी पड़ती? क्या INS विक्रमादित्य में इस्तेमाल किए गए हजारों किलोमीटर लंबी केबलिंग, रडार या प्रोपल्स सिस्टम की टेक्नोलॉजी शेयर की थी? इसका जवाब नहीं है। यानी यह सब उस स्थिति में हुआ जब यह सिर्फ एक रिफर्बिश्ड युद्धपोत था, कोई अत्याधुनिक फाइटर जेट नहीं। तो फिर रूस हमें SU-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और सोर्स कोड देगा, भला कैसे मान लें? रूस का SU-57 5th जनरेशन का फाइटर प्रोग्राम कई सालों में सुर्खियों में रहा है। भारत भी इस प्रोजेक्ट में FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के तहत साझेदार बनने वाला था, लेकिन साल 2018 में भारत ने खुद को इस प्रोग्राम से अलग कर लिया। इसके पीछे भारत का मानना था कि इस फाइटर जेट की स्टील क्षमताएं कमजोर हैं। एवियोनिकल और सेंसर टेक्नोलॉजी भी 5वीं पीढ़ी के विमानों के मुकाबले कमजोर है। एवियोनिकल और सेंसर टेक्नोलॉजी भी 5वीं पीढ़ी के विमानों के मुकाबले कमजोर है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी रूस काफी बहानेबाजी कर रहा था, और इस प्रोजेक्ट के भी INS विक्रमादित्य की तरफ काफी लेट होने की संभावना बन गई थी। इसीलिए अब जबकि रूस एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को भारत के सामने रख रहा है और वादा कर रहा है कि वह सोर्स कोड भी देगा, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि जो देश एक युद्धपोत के रिफर्बिशमेंट के दौरान परेशानी पैदा करने से बाज नहीं आया, उससे ऐसे हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी की शेयरिंग की उम्मीद करनी चाहिए।
इसके अलावा हमें ये भी पूछना चाहिए कि Su-30M के लड़ाकू विमान जिसका उत्पादन महाराष्ट्र के नासिक में होता है, क्या रूस ने इसके लिए हमें पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है? इसका जवाब है नहीं। नासिक में बनने वाले Su-30M की लागत रूस से सीधे खरीदे गए Su-30M विमानों के मुकाबले ज्यादा पड़ी है। रूस ने अभी भी इस लड़ाकू विमान के क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे AL-31F इंजन, रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम भारत को नहीं सौंपे हैं, बल्कि अभी भी इन्हें भारत रूस से ही खरीद लाता है और फिर नासिक में उन्हें असेंबल किया जाता है। सुखोई 30M के लड़ाकू विमान के लिए अभी भी भारत को 100% सोर्स कोड और एविडेंट सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं मिली है। इससे भारत को अपग्रेडेशन और रूस के ऊपर निर्भरता खत्म करने में अभी तक आजादी नहीं मिल पाई है। ऐसे में भारत को INS विक्रमादित्य और FGFA जैसे अनुभवों से सीखकर भारत को रूस से Su-57 लड़ाकू विमान के लिए सौदा करना चाहिए। सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भारत को प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हर एक पॉइंट को साफ शब्दों में जान लेना चाहिए। आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। INS विक्रमादित्य एक शक्तिशाली युद्धपोत है और अब भारतीय नौसेना की रीढ़ बन चुका है, लेकिन उसे हासिल करने की प्रक्रिया से भारत को जो सबक मिला वो भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक सबक है। इसलिए भारत को Su-57 प्रोजेक्ट को भी INS विक्रमादित्य की लेंस से देखना चाहिए और उसी हिसाब से फैसले लेने चाहिए।